बस ये है कि ज्यादा उम्मीदें मत लो। चलिए क्लास देखना, वीडियो चालू कर दी मैंने। बच्चों चलिए ध्यान दे भाई। हाँ, सो लास्ट क्लास आप लोगों को कुछ करवाया गया था, 1 घंटा मन लगा के पढ़ लो, उसके बाद अगले 2-3 घंटे एंजॉय करना। मैच है इंडिया का आज, फाइनल, तुम्हें पता है। बारिश चल रही है वहां पर, फिर भी हो जाएगा। हो जाता है, फाइनल है, होगा। ओए बस, अब ऐसा है भाई, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास एक चीज पढ़ाई थी, लड़के लोग। ओए अब ये डिस्कशन नहीं करेंगे मैच के बिल्कुल भी, अब से बोर्ड पे ध्यान दोगे। बात सिंपल सी है, आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it will experience a force, and this force is ILB sin theta, and this direction is given by Fleming's left hand rule. अगर आप लास्ट क्लास नहीं आए तो बस आपको एक छोटी सी बात जान लेनी है, बस आज की क्लास को समझने के लिए, इससे ज्यादा नहीं जानना, काम का ही नहीं है फिलहाल। आज उससे जो भी रिलेटेड है ना, वो ये वाला टॉपिक है। ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो इसमें करंट कितना बोलो आई, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। निखिल, सचिन, इधर मैंने बोला कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, जिसकी लेंथ बोलो कितनी है एल, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसे है कुछ ना। सो ये कहता है कि whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it will experience a force। वो क्या एक्सपीरियंस करता है बोलो? फोर्स। कितना फोर्स? तो फोर्स का फॉर्मूला है आई एल बी साइन थीटा। आई करंट है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा यहाँ पर एंगल है एल और बी के बीच में। जैसे एल और बी अभी 90 डिग्री है, एल और बी अभी कितने बोलो? 90 डिग्री है। नहीं आ रहा समझ? तो इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, किस डायरेक्शन में लगेगा? ये निकलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये करंट रहेगा, ये करंट रहेगा और ये फोर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे, फोर्स कहां की तरफ बोलो? ऊपर की तरफ। चलो बताना एक बार, अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, डॉट्स का मतलब समझते हो ना? इन डॉट्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और करंट इसमें ऐसे है। तो पहली बात तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला बोलो। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन 90, क्योंकि लेंथ और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। करंट बोलो कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट, फोर्स। भाई नहीं आ रहा समझ में? तो फोर्स आ रहा है इस तरफ को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? So we understood that whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it will experience a force of ILB sin theta, and in which direction it is calculated by it is defined by the Fleming's left hand rule। क्या मान के चलो ये बात आपको समझ में आ गई? यही सीखना बस आज की क्लास के लिए। हमें अगर ये बताएं तो हम आगे बात कर पाएंगे। और अगर आपने ये क्लास ले रखी है तो फिर आपको ये भी समझ में आया होगा कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हो, और दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हो। चैप्टर में बहुत आगे पहुंच गए, मैं आपको बता रहा हूं। हम चैप्टर के 80% कंटेंट को पूरा कर चुके हैं, बस मात्र 20% कंटेंट ही बचा है, जिसमें मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन है वोल्टमीटर, एमीटर के अंदर। तो मतलब कि मान के चलिएगा कि मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम 3 क्लास अगर हम स्लो चले तो, और मिनिमम 2 क्लास में चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम 4 चैप्टर्स पूरे कर लेंगे बच्चों, ठीक है? लेकिन चैप्टर बच्चों मुश्किल नहीं था और आपको दिख रहा है कि इजीली अपना सही स्टेज पे चल रहा है चैप्टर। अब आते हैं बच्चों आज की बात पे। आज मैं तुम लोगों को वैसे सिखाने वाला हूँ, टॉपिक तक हम पहुंच गया आज। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने लेबोरेटरी के अंदर गैल्वेनोमीटर देखा होगा सबने। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को रीड करता है। कहीं भी करंट है तो बताता है कि इतने इतने मिली एम्पियर करंट है, बोला है कि नहीं? सो बेसिकली माइक्रो एम्पियर में बताता है। तो आपको करंट बताने वाला डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन वो कैसे काम करता है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ना, वो सिखाने वाला हूँ मैं आज आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत मजा आएगा, उसमें नहीं आए तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। चलो टॉपिक है हमारा आज टॉर्क ऑन अ
करंट कैरिंग कंडक्टर्स placed in a हाँ भाई, टॉर्क ऑन अ करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। अबे टॉर्क क्या होता है वो शायद तुम जानते हो, 11th क्लास के अंदर तुम लोगों को ये बताया गया होगा कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्क्रू है। अब इसको मैं अगर खोलना चाहता हूं तो आपको पता है यहां पर मुझे इस तरीके से होता है ना, लगानी पड़ती है चाबी ऐसे करके, तब जाके खुलता है। तो ये जो इसका खुलना है ना, ये गोल गोल करके बाहर की तरफ आ रहा है। देखिए एक ऐसा फोर्स होता है जो कि चीजों को लीनियरली मूव कराता है, ट्रांसलेट करवाता है। मैंने किसी टेबल पे फोर्स लगाया, वो सीधी चल रही है, ये ट्रांसलेटरी फोर्स है ना। इसको मैं सिर्फ फोर्स का नाम देता हूं। बट एक टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एंगुलर फोर्स। एंगुलर फोर्स कैसे? ये नेट बाहर की तरफ आ रहा है तो ये कैसा फोर्स है बोलो? एंगुलर फोर्स है। चीजें गोल घूम रही है, बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, इसको बोलेंगे मैं एंगुलर फोर्स। अच्छा, इसका तुमने क्या तरीका पढ़ा था? एंगुलर फोर्स बोले, टॉर्क बोलो, एक ही बात होती है। आपने बोला जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कहां घूम रहा है बोलो? यहां घूम रहा है। हर्षित क्या कर रहा है तू? देख, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है और यहां से लेके बाहर तक की दूरी बोलो कितनी है? बोलो आर। और मान लो तुम इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहे हो? बोलो एफ। कितना लगा रहे हो? बोलो एफ। और आर और एफ के बीच का ये जो एंगल है ना, इसी को तुम थीटा बोलते हो। क्या बोलते हो? बोलो थीटा। तो उसने ये बोला कि जो एंगुलर फोर्स इसमें पैदा होगा, जो एंगुलर फोर्स इसमें पैदा होगा, उसका फॉर्मूला था बोलो क्या? आर एफ साइन थीटा। मतलब जितना बड़ा ये पाना होगा, ये चाबी होगी ना, उतना ज्यादा बड़ा बोलो क्या लगेगा? एंगुलर फोर्स। मतलब छोटी सी चाबी से आप शायद इसको ना खोल पाए, बड़ी चाबी होगी तो उसको इजीली खोल पाओगे। इसका मतलब आर ज्यादा होने पे एंगुलर फोर्स बोलो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे, क्या एक बच्चा खोल देगा इसको? नहीं खोल पाएगा, बिकॉज वो फोर्स ज्यादा नहीं लगा पाएगा। बट एक बड़ा आदमी इसको खोल देगा बिकॉज वो फोर्स ज्यादा लगा पाएगा। तो ज्यादा फोर्स मतलब कि ज्यादा बड़ा एंगुलर फोर्स। व्हाट इज एंगुलर फोर्स? ये जो बाहर घूमता हुआ आएगा, यही एंगुलर फोर्स है। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो वो एंगुलर फोर्स कब कब ज्यादा होता है बोलो? एक जब ये दूरी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा दूर से आप इसके ऊपर लगाओगे उतना बड़ा एंगुलर फोर्स बनेगा। सोचिए ना आप लोग, गेट का एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूं। गेट जो है, जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, जहां पर गेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, आपका हैंडल उससे बहुत दूर होता है। बोला है कि नहीं? कभी भी पहले नहीं लगाते। अगर सोचो पहले लगा रखा हो, आपको उसको घुमाने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। बट कोने में होता है, आप बड़ा आसानी से खोल लेते हैं। बिकॉज अगर आर ज्यादा होता है ना, तो एंगुलर फोर्स बोलो क्या बनता है? ज्यादा बनता है। सो हाइयर आर है, हाइयर एफ है, और थीटा भी बड़ा मैटर करता है कि इन दोनों के बीच थीटा कितना है। सोचो मान लो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, क्या खुल पाएगी ये? खुलने को खुल सकती है, लेकिन उतना शायद उतना ज्यादा इसके ऊपर एंगुलर फोर्स एक्ट ना करे, है ना। तो एंगल अगर कम होगा तो भी दिक्कत है। तो बोलेंगे थीटा भी डिसाइड करता है कि कितना बड़ा एंगुलर फोर्स पैदा होगा। जैसे कि 90 डिग्री होने पे सबसे ज्यादा एंगुलर फोर्स पैदा होगा, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो गाइज ये तो मैंने क्यों बताया तुम लोगों को, बिकॉज आज का टॉपिक कुछ उससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा वो 11th क्लास का रिवाइज करना बनता है, तो वो मैंने बस आपको ऐड करवा दिया। कोई दिक्कत है? अब इसका क्वेश्चन है कि बताइए कितना टॉर्क लगेगा एक करंट कंडक्टर पे जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया। मान लीजिए मेरे पास ये करंट कंडक्टर है। अबे क्यों बातें करे जा रहे हो भाई? ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहां पर मैंने कुछ मैग्नेट रखी हुई है, नॉर्थ पोल। देखिए इसका ना कोई ड्राइव वगैरह आता नहीं है, और बहुत छोटा सा ड्राइव इसका 3 से 4 स्टेप का, जो मैं कह रहा हूँ। हालांकि एक तरीका मुश्किल वाला भी है, उसमें जाएंगे नहीं, बहुत सिंपल वाले तरीके से इसको खत्म कर देंगे, बहुत शॉर्ट आउट तरीके से इसको करेंगे, और मतलब जरूर समझेंगे, बिकॉज उसके मतलब के ऊपर बेस ना आता है आपका एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो जरूर आता है एग्जाम के अंदर। सो क्या चीज है ना, यहाँ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहाँ साउथ पोल है। अगर आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ की तरफ बोलो क्या निकल रही होंगी? मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंडक्टर के अंदर बोलो क्या चल रहा होगा? बोलो करंट। मैं पहले बोल रहा हूं, अगर तुमने ढंग से नहीं समझा ना, फिर नहीं आएगा, बता रहा हूं, समझ नहीं आएगा। इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऊपर और वहां से घूम के नीचे आ रहा है, मतलब यहां से करंट चढ़ रहा है और यहां से करंट निकल रहा है। और मान लेते हैं कि अगर किसी तरीके से ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो सकती है। अब आप कहोगे सर पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे कैसे फिक्स रह सकती है हवा में, है ना? मन में डाउट है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे हवा में कैसे फिक्स रह सकती है? इसका एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। देखना, ये बॉटल है, मैंने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल कोर ली, इस तरह की सिलेंड्रिकल कोर, और उसके ऊपर मैंने तार को ऐसे लपेट दिया,
समथिंग लाइक दैट। छोटी बोतल है किसी के पास इस तरह की गोल बोतल? नहीं है तो चलो कोई नहीं। देखो इस तरीके से लपेट दिया। अब आप मुझे बताओ अगर मैंने इसको ऐसे लपेट दिया है, सो ये मुझे बताओ जरा किस तरह का वो बना रही है शेप, रेक्टेंगुलर शेप, बताओ है कि नहीं? और ये जो रेक्टेंगुलर शेप बना रही है ना, क्योंकि समझना, क्योंकि इसके जरिए ही तुम्हें एमसीजी समझ में आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है और यहाँ पर मैग्नेट लगी है, यहाँ मैग्नेट लगी है, और इन मैग्नेट से बोलो क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ रही है बोलो? अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? ILB sin थीटा। समझ ही नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा? कितना फोर्स लगेगा? ILB sin थीटा। और किस डायरेक्शन में लगेगा वो भी सर मुझे पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। सो रेक्टेंगुलर कॉइल का टेंशन है नहीं, इसकी मान लो किसी के ऊपर लपेटा हुआ है ना, और ये ऐसा भी है कि कॉइल ऐसे घूम सकता है, हमने ऐसा बना रखा है कॉइल ऐसे घूम सकता है, इस तरीके से फोर्स लगने पे घूम भी सकता है। अभी घूमेगा क्यों, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, और बड़ा मजा आएगा अगर आप लोगों ने ढंग से समझा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक। नहीं समझा, ध्यान नहीं दे रहे हो, बातों में लगे हुए हो, मुश्किल लग रहा है, फिर तो बात अलग हो जाएगी, जो नहीं आएगा समझ में। सो गाइस ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के चपेट में आ चुका है, तो बोलो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वो पता है, और किस डायरेक्शन में लगेगा वो पता है। पहले डायरेक्शन ही समझते हैं यार एक बार। तो मुझे बताओ फ्लेमिंग लेफ्ट रूल बोला है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बोलो? उस तरफ, तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं इस वाली आर्म पे बात कर रहा हूँ, मैं चाहे आर्म्स का नाम दे देता हूँ A B या ABCD नाम देते हैं, इनको PQRS नाम देते हैं जनरली, PQR और S। तो गाइस PQ आर्म पे आपको मेरे को बताना है, PQ आर्म पे जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना देता हूँ और लिख देता हूँ F1 फोर्स, या F फोर्स बोल दिया मैंने, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये अंदर जाएगा। एक बार देखते हैं ये कहां जाएगा, ये वाला कहां जाएगा। तो बेसिकली मैंने बोला कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे नीचे की तरफ है, तो बोलो कहां आएगा? बाहर। तो इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। अब आप मुझे बताइए कपल बना रहे कि नहीं बना रहे? कपल किस तरीके से कि जैसे कि मान लो ये किताब है आपकी, किताब में ट्रीट करना, रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह ट्रीट करना, तो ये वाली पे अंदर फोर्स लगा और ये वाली पे बाहर लगा, तो कपल बना रहे हैं, ऐसे घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वाला फोर्स भी उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला भी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी। नहीं है बात समझ में? और जब भी दो फोर्सेस ऐसे कपल बनाते हैं तो ऐसे में बच्चों बनता है टॉर्क। क्या बनता है बोलो? जैसे मान लो मेरे पास ये चीज है और यहाँ इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है, एक फोर्स यहाँ लगा और इस पे फोर्स वहां लगा, तो इसको घुमाएंगे, बोला है कि नहीं? लेकिन ये भी यहाँ लग जाए, ये भी यहाँ लग जाए, फिर घूम नहीं सकता। तो एक यहाँ लगा, एक वहां लगा, तो ऐसे घुमाएंगे इसको, बोला है कि नहीं? तो बोलते कपल बनाना, और दोनों ही टॉर्क में कंट्रीब्यूशन देंगे, ये भी टॉर्क पैदा करेगा और ये भी टॉर्क पैदा करेगा। बिकॉज आप जानते हो कि जब कभी भी जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोकस करेगा, जहां पर बोलो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे r दूरी पर अगर कुछ फोर्स लग रहा है, रिया इधर, अगर जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे r दूरी पर कुछ फोर्स लग रहा है तो वो उसमें एक टॉर्क पैदा करेगा। देखिए मत में मेरे को बस लिखवाने का मैं ऐसा करवा क्या रहा हूँ, क्यों लिखते हो आप लोग? लिखवाने का मैं कुछ करवा नहीं, मैं तो बोर्ड पे बनाया बस, उसके तो बोले जा रहा हूँ, बोलता हुआ तो नहीं लिख रहे ना आप लोग, उसमें लिख भी नहीं पाओगे, तो सुनना है आप लोगों को फिलहाल। सो जब भी मैं कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या बनेगा? टॉर्क। वेयर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस कॉइल? इस सेंटर से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कॉइल घूमेगी तो अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगी, सेंटर के अबाउट, तो इससे कुछ दूरी पे फोर्स लगा, इससे कुछ दूरी पे फोर्स लगा, बोलो टॉर्क पैदा होगा कि नहीं होगा? दो टॉर्क पैदा होंगे, इधर से भी और, अरे नहीं आ रहा समझ, और दोनों कपल बनाएंगे, जोड़ेंगे दूसरे को। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, ऐसे में कॉइल रोटेट करेगी नहीं करेगी? आदर्श, ये कॉइल रोटेट करेगी नहीं करेगी? करेगी। सो हम बोलेंगे when current carrying coil placed in a magnetic field it will experience a torque। उसके ऊपर बोलो क्या फील होगा? बोलो टॉर्क, which is given by। तो गाइस मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली RF sin थीटा। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर नेट टॉर्क कितना बनने वाला है? नेट टॉर्क ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा। सो गाइस मैं एक छोटी सी चीज और करने वाला हूँ, एक अलग पेन ले लेते इसमें। मान लीजिए मैंने क्या करा, ये वाली लेंथ को मैंने A बोल दिया, इस पूरी लेंथ को मैंने क्या बोल दिया? A, और इस पूरी लेंथ को मैंने क्या बोल दिया? B। ये बच्चों B है और ये बच्चों क्या है? A है। ये बच्चों A है, ये A है। सो गाइस मुझे एक बात बताने की कोशिश करें आप लोग सब बच्चे, टॉर्क यहाँ पर एक फोर्स की वजह से बन रहा है, दो फोर्स की वजह से बन रहा है, दोनों की वजह से, दोनों के टॉर्क को एक बार जोड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? RF sin थीटा होता है ना, ये होता है। या आप बोल दो कि
टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स, और दोनों का टॉर्क क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा क्यों? क्योंकि ये भी इसको उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये भी इसको उधर, मतलब दोनों का क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं है बस में, दोनों का टॉर्क बोलो क्या होगा, ऐड होगा। वन स्टेप में, टू स्टेप में इस बात को खत्म करते हैं। सीधा ही आंसर लिखो यार, कोई नहीं। आप बताओ जरा इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, पहले आर बताओ इसका कितना है। आर सब बच्चे, क्योंकि फोर्स लगा, ये आर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी होती है, तो बोलो आर कितना होगा, b/2। वेरी गुड, ये पूरा b है तो ये एक्सिस रोटेशन से बाहर तक की दूरी बोलो कितनी होगी, b/2। सो बोलेंगे सर b/2। उसके बाद आप मुझे बताओ जरा आर एफ बोलो कितना, ये रहा एफ सर, एफ आर एफ। और बोलो सर साइन थीटा, साइन, अब लेंथ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बच्चों, लेंथ ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, साइन 90। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना समझ में, पक्का बताओ, ठीक है ना। और ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि सर मुझे 90 वाला हिसाब किताब अभी नहीं रखना है, तो थीटा लेके भी चल सकते हैं आप लोग की सर्टेन एंगल थीटा पे अगर बात करी जाए, कोई नहीं, फिलहाल इसको आप ऐसे लेके चलो। अभी मुझे जरा आप एक और बात बताओ कि सेकंड वाला टॉर्क कितना बनेगा, बोलो नेक्स्ट वाला टॉर्क कितना बनेगा, सेम यही बनेगा, बोलो कितना बनेगा, बोलो b/2, और बोलो कितना बनेगा, बोलो f, और बोलो कितना बनेगा, साइन। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा समझ में, पक्का सही है यहां तक का। अब जरा मुझे एक और बात बताओ आप लोग, क्लास, एक छोटी सी चीज हमने गड़बड़ कर दी, नहीं ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ए क्लास प्लीज भाई बोर्ड पे। सो टाउ कितना बनेगा, यहां से आप लोग देख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ b/2 f बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा bf। और मुझे आप लोग बताइए कि जो ये f का फॉर्मूला होता है, f क्या है यहां पर, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। तो मुझे बताइए f कितना होगा, ILB sin थीटा, कितना होगा बोलो, ILB sin थीटा। तो मुझे बताएंगे जरा सब बच्चे कि I L बोलो कितना है इसका, L बोलो कितना है, L है बच्चों A, B बोलो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चों साइन थीटा को फिलहाल साइन थीटा लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत लग रही है यहां तक। अरे नहीं आ रहा समझ में, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। मैंने बोला भैया टॉर्क इसने भी बनाया और टॉर्क उसने भी बनाया। कितना टॉर्क बनाया, टॉर्क होता है RF sin थीटा, क्या होता है बोलो, RF sin थीटा। तो R बोलो कितना, क्योंकि R इसकी दूरी यहां तक की बोलो क्या होगी, b/2, F हो गया ये, और sin 90 मैंने लगा दिया। दूसरे वाले में मैंने बोला बच्चों R दूरी तो b/2 होगी, F वही होगा, और बोलो क्या होगा, sin 90। लेकिन इतनी यार बस उनमें, सो यहां से क्या होगा बच्चों, आपका 2 टाइम्स ऑफ b/2 F बनेगा, बिकॉज sin 90 वैल्यू 1 होती है। यहां से क्या आ जाएगा, BF आ जाएगा, और F यहां पर क्या है बच्चों, F बड़ा इंपॉर्टेंट है, B तो ये लेंथ है, F क्या है बोलो, F यहां पर आप बोल सकते हैं आपका फोर्स कितना लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो फोर्स अंदर की तरफ लगा है, बोलो कितना, ILB sin थीटा। सो I इसमें करंट हो गया, L इसकी लेंथ यानी A हो गया, और B यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि कैपिटल B होगी, और बोलो क्या आएगा, sin थीटा। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया, दोबारा बताऊं, चंदा नहीं आया समझ में। सो कितना बनेगा जरा बताओ, ये बनेगा IAB sin थीटा। जरा मुझे क्लास में आप लोग बता सकते हैं कि जो IAB है, AB क्या है बताओ जरा, AB है एरिया ऑफ द कॉइल, और ये बनेगा IAB sin थीटा, टाउ आ गया IAB sin थीटा। एंड फोकस करिएगा गाइस, टाउ आ जाएगा बच्चों यहां से IAB sin थीटा ही बनेगा बच्चों। अगर मैं बात करूं ना फॉर n टर्न्स, कितने टर्न्स के लिए बोलो, n टर्न्स के लिए, सुन लीजिए वैसे फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन मैं बोलूं एक टर्न पे इतना लगा, तो अगर एक और टर्न होगा तो उस टर्न की वजह से भी फोर्स अंदर भी लगेगा और बाहर भी लगेगा। तो जो दूसरा मतलब फोर्स हो जाएगा, अगर 2 टर्न हो गए तो कितना हो जाएगा इसका, दुगना, 3 टर्न हो गए तो तिगना, और n टर्न हो गए तो बोलो कितना हो जाएगा, n गुना। सो फॉर्मूला बनेगा NIAB sin थीटा। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला सीख लीजिए, कब ज्यादा टॉर्क लगने वाला है, कब कॉइल ज्यादा टॉर्क से घूमेगी, जब टर्न्स बोलो क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि टर्न्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ज्यादा लगेगा। जब करंट ज्यादा होगा, नहीं आ रहा समझ में, जब एरिया ज्यादा बड़ा होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और थीटा का एंगल का भी सीन मैं आपको बताता हूं, बिकॉज एंगल भी यहां पर मैटर करता है। अभी दोबारा से पहले प्रोसीजर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कॉइल घूमी क्यों है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं, नहीं एमसीजी में बड़ा काम आएगा, इसलिए पहले तुम्हें सीखना है कि हुआ क्या है। सो हुआ बच्चों ये है कि whenever a current carrying conductor, है ना किधर, whenever a current carrying conductor plays in a magnetic field, it will experience a torque। अब आप कहीं से टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस करा, ऋषभ टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस करा, क्योंकि सर जो ये वायर बनी हुई है ना, इसकी एक लेंथ पे फोर्स लगता है अंदर की तरफ और एक पे कहां लगता है, बाहर की तरफ। और ऐसा क्यों है सर, क्योंकि हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। तो मैंने कहा एक पे अंदर लगा और एक पे कहां लगा, बाहर, जिससे एक कपल बना टॉर्क का और वो घूमा। तो वो टॉर्क मैंने नेट शेल निकालने की कोशिश करी, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो RF sin थीटा होता है। तो इसका RF sin थीटा, उसका RF sin थीटा जोड़ा मैंने, नेट निकल के आया ये। फिर मैंने F की वैल्यू रखी, फोर्स तो मुझे पता है ILB sin थीटा होता है,
नहीं है बस में, फोर्स को मैंने ILB sin थीटा रख दिया और बाद में A इंटू B को बोला मैंने एरिया, क्या बोला एरिया। अब आप कहीं से थीटा क्या है यहाँ पर, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर थीटा होता है दो चीजों के बीच का एंगल, और एंगल हमेशा डायरेक्शन वाली चीजों के बीच में होता है। क्या मास का किसी से कोई एंगल बन सकता है? नहीं, जिनकी कुछ डायरेक्शन होगी तो उन्हीं का तो एंगल बनेगा। सो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, करंट इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी गाइस, यू नो दैट। n इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, नंबर ऑफ टर्न्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, बट एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई थी जब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिखा रहा था, तो मैंने आपको ये बोला था, कॉपी दे दो, कि अगर एरिया की बात करें तो मान लो इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का ज्ञान होना तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये भी बोलो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और याद करो एरिया वेक्टर हमेशा कहां होता था, सरफेस के परपेंडिकुलर। यार देखो, इसको पढ़े बिना आप कैसे प्रोसीड करें चौथे चैप्टर तक, तो सोचने वाली बात है, क्योंकि जब आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा ना, तो गॉस लॉ में एक कंपलसरी चीज थी कि आप लोगों को एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। और जो नहीं बताना तो इतना सुन लो बस, कि किसी का एरिया ऐसा है ना, तो मान लो एरिया इसका है मान लो 10 और 5, तो 10 इंटू 5 कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 आ जाएगा, लेकिन उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, कहां होती है, सरफेस के हमेशा कहां बोलो, परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा, बट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मुझे एक बात बताओ, फिलहाल मेरी कॉइल ऐसे है, फिलहाल कॉइल ऐसे है, बताओ एरिया वेक्टर कहां की तरफ है, बाहर की तरफ, और बी है ऐसे, थीटा बोलो कितना बना, 90। ऐसे में कहता है मैक्सिमम टॉर्क लगता है, कैसे टॉर्क लगता है बोलो, मैक्सिमम। अच्छा बताओ, अगर ये कॉइल घूम के ऐसी हो जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे, बी भी ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, बी भी ऐसे, तो बोलो थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा कितना हो जाएगा, 0, और थीटा हो जाएगा 0, तो बोलो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0। ऐसे में टॉर्क लगना बोलो क्या हो जाएगा, बंद। तो आपके में ऐसे में टॉर्क कैसा लगता है बोलो, मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे में ना उस पर अंदर लगता है, इस पे बाहर लगता है, लेकिन जैसे ही घूमती है ना, बेसिकली जब ये घूम के बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तो टॉर्क लगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। टॉर्क लगना क्या होता है, समझे नहीं मेरी बात को, क्योंकि थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। चिंता मत करिए, बस आप सुनते चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि मेन चीज क्या याद करनी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर मैं इनके स्पेशल केसेस की तरफ जाना शुरू करूं, तो मैं आपको दो स्पेशल केसेस बोल सकता हूं बस। पहला, if coil is placed parallel to magnetic field, बच्चों बताओगे, अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, कैसे होगी पैरेलल, ओए कैसे होगी पैरेलल, फील्ड आ रही है वहां से, ऐसे पैरेलल है बताओ जरा, या ऐसे पैरेलल है, अगर फील्ड वहां से आ रही तो ऐसे पैरेलल है, सर ये पैरेलल है, समझो मेरी बात को, ऐसे दिखा दो यार, तब देखिए ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल है, लेकिन ऐसे कर दूंगा तो पैरेलल ऐसे होगी परपेंडिकुलर, कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है सीधा इसके ऊपर टकरा रही है इस तरीके से, ऐसे बोलो क्या होगी, पैरेलल, सेम निकल जा रही है। अरे नहीं यार बात सुनने, तो जब वो पैरेलल बोले तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। क्यों अलर्ट रहना है, क्योंकि जब उसने पैरेलल बोला है ना कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के बोलो क्या है, पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है बच्चों, समझ नहीं आ रहा यार। तो पैरेलल के वक्त पे जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ, सॉरी इस कॉइल के साथ बोलो क्या है, बोलो पैरेलल, तो उसमें एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, दोबारा 90 डिग्री। क्या कर रहे हो, यहां से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये रही भाई कॉइल। सो मुझे बताओ जरा, अगर मेरी कॉइल उसके पैरेलल ही रखी हुई, पैरेलल का मतलब क्या है भाई, यहां पर समझ नहीं बात को, देखो आप इस तरीके से प्लेस करेंगे तो ये पैरेलल हो गया। अब मुझे बताओ जरा, एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, सो ये तो हो गया एरिया वेक्टर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। बोल वो पैरेलल रहा है, लेकिन थीटा कितना लेना है, 90, क्योंकि यहां पर इस फॉर्मूले में थीटा बोलो क्या होता है, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलेंगे थीटा ऐसे में कितना आएगा, बोलो 90 डिग्री, टाउ बोलो कितना बनेगा, NIAB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू तुम्हें पता मैक्सिमम होती है, सो बोलेंगे NIAB, आंसर आ गया इतना, मतलब ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या होता है बोलो, लेकिन अगर मैंने बोल दिया इफ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इफ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों प्लीज, अगर उसको परपेंडिकुलर रखा, परपेंडिकुलर रखने का तरीका ये है कि मैंने कॉइल को ऐसे रखा और मेरी फील्ड आ रही है ऐसे, समझ रहे बात को, अरे यार नहीं समझ पा रहे हो,
अगर ऐसे रखा मैंने तो मुझे बताओ जरा मेरा एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का थीटा बोलो कितना होगा, 0। तो बोलने में अटपटा है कि ले तो परपेंडिकुलर रहा हूं, बट मैं ले कितना रहा हूं, 0। और जब लिखता पैरेलल हूं तो मैं कितना ले रहा हूं, बोलो 90, क्योंकि आप बता रहे हैं शीट के साथ, उस कॉइल के साथ कितना एंगल बना रही है फील्ड, तो एरिया वेक्टर के साथ तो उसका अलग हो जाएगा ना। अगर कॉइल पैरेलल है तो एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री है, और अगर कॉइल परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर बोलो कितना, 0 डिग्री है। समझ ही नहीं आ रहा, ढंग से सुनना पड़ेगा हर चीज को। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके भैया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको सारी बातें सुननी पड़ेगी। तो टाउ कितना बनेगा बोलो ऐसे केस में, NIAB sin 0, एंड sin 0 यू नो दैट 0, सो टाउ कितना आएगा बोलो 0। सो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, नहीं आया समझ में। अच्छा कहीं बीच में है तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे कुछ है, तो ऐसे में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बनेगा, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी है उसके हिसाब से आ जाएगा NIAB sin थीटा। बट आपको एक बात सीखनी है, एक बात सुनिए भाई, अब मैं आपको नेट शेल बताता हूँ कि आपको क्या याद करना है। नेट शेल बात करते हैं, क्या याद करना है सब बच्चे बोर्ड पे, और एक छोटी सी बात याद कर लीजिए। एमसीजी पे जाने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क लगने का मतलब ये घूमेगी, क्या होगी बोलो, दिमाग में रखना है, घूमेगी। अब आप कहेंगे घूमेगी तो इसका मतलब टॉर्क लगा उसके ऊपर, कितना टॉर्क लगा, तो याद रखेंगे फॉर्मूला NIAB sin थीटा, मतलब जितने टर्न्स होंगे उतना टॉर्क लगेगा, जितना करंट होगा उतना टॉर्क लगेगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो बड़ा टॉर्क लगेगा, ज्यादा टॉर्क लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो तो ज्यादा टॉर्क लगेगा। और एंगल भी डिसाइड करेगा सर एरिया वेक्टर उसके बीच में कितना है, नहीं है ना बात समझे। 90 डिग्री है तो सर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। समझ नहीं आया क्या बोला मैंने, क्या याद होना चाहिए, दोबारा सुनो क्या याद होना चाहिए, सब बच्चों को एक बात याद होनी चाहिए, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर कहां प्लेस किया जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अच्छा रीजन भी है हमारे पास, आप ये मत भूलिए कि हम सीधा यहां पर आए। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि भैया फोर्स क्यों लगता है किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आती है, क्या नहीं पढ़ा हमने कि करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्जेस चल रहे होते हैं, चार्जेस जब मूवमेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में तो उनके ऊपर फोर्स लगता है। ये बात चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में कराई थी। तो ये सब कुछ बहुत सीक्वेंस में चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे ना कि मैंने पिछला नहीं पढ़ा, मैं आज से मैंने सब कुछ शुरू कर दूं, प्रॉब्लम तो करेगा भाई। क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि जब भी कोई चार्ज चलता है ना मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता है, फिर समझा कि जब चार्ज चलता है तो करंट बनता है, इसका मतलब करंट है, इसका मतलब तो भी फोर्स लगेगा। और अभी ये समझ कि करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, यही तो बातें चल रही है ना, नहीं है बात समझ, सब कुछ इंटरलिंक्ड है बच्चों। आप ऐसा नहीं कि अभी मन करा कि यार चल पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, एकदम से मन में आया 10 मिनट पढ़ने की कोशिश करी कि मेरे को समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, आपको इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा जैसे हम आपको टॉपिक्स करवा रहे हैं। सो गाइज इतना मैटर जरूर आपके दिमाग में हो, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ magnetic field it will experience a torque, and this torque is given by the formula NIAB sin theta, where theta is the angle between the area vector and the magnetic field, and to produce a maximum torque we have an angle of theta 90 degree। थीटा कितना होना चाहिए बोलो, यहां तक मैं मान के चलूं कि आपको समझ में आ गया, खेल यहां तक का क्लियर है। अगर यहां तक का खेल क्लियर है ना बच्चों, सो अब आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे लेके चल रहा हूं मैं, जिसका नाम है MCG, इसको बुलाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है भाई, क्या है इसका इंट्रो, क्या चीज है भाई ये, पहले इंट्रोडक्शन बताओ क्या चीज है ये, ओ भाई है क्या ये चीज, मैं अगर इंट्रोडक्शन में बोलूं तो क्या चीज है ये, तो बोलेंगे इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया एक डिवाइस है। किस सिद्धांत पे बेस्ड है, कौन सा प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है भाई, तो प्रिंसिपल ये है अ करंट कैरिंग कॉइल placed in a magnetic field experience a torque। बड़ा मजा आएगा तुम्हें समझने में अगर तुम्हें ढंग से समझा तो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रिंसिपल मैंने वही लिख दिया जो मैंने भी पहले पढ़ाया, और अब मैं यहां पर तुम्हें क्या करवाने वाला हूं, यहां मैं तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम कराऊंगा, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम
एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग, किस तरीके से काम करता है, ये क्या चीज़ है वो समझेंगे। बट सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगने वाला है कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम के अंदर। सो गाइज ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्या है ना, जरा बोर्ड पे देखिए भाई क्लास। यहां पर मेरे पास एक, मैं 2-3 डायग्राम्स बनाऊंगा तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा मैटर है क्या ये। और जो ज्यादा मस्ती कर रहे हो ना भाई, समझ कुछ नहीं आएगा इसमें, बता रहा हूं मैं। आप अगर सोच रहे मस्ती करते करते मूविंग किलोमीटर समझ में आ जाएगा, तो यही समझ में आएगा डायग्राम क्या चीज है। चलिए मैं इसको ब्रीफली बताता हूँ कि क्या चीज मैंने बनाई है। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है, छोड़ दो बुक वाली को, दिखा बुक में क्या है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा उससे। सुनो, देखिए मैंने ना इस तरीके से क्या करा, ये मैं आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर लेके चल रहा हूँ। सब बच्चे बिल्कुल लिखना बंद कर दो और बोर्ड पे नजरें हो आपकी। मैं आपको कहाँ लेके चल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के अंदर। और गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ तामझाम ऐसा होता है कि उसके अंदर एक कॉइल होती है, मतलब इस तरीके से एक तार लपेटी होती है, और एक आयरन कोर होती है जो कि सिलेंड्रिकल आयरन कोर होती है। सिलेंड्रिकल आयरन कोर मतलब कि सिलेंडर की, मतलब आयरन की बनी हुई एक सिलेंडर होती है गोल ऐसे, जैसे मैंने आपको बना के दिया ये बॉटल जैसे, ऐसे ही एक होती है। उसके ऊपर तार को ऐसे लपेटा होता है। जब तार को ऐसे लपेटोगे तो ये किस तरह की दिखेगी आपको, रेक्टेंगुलर दिखेगी। और नीचे से ऐसे करके दो तारे ना निकाल रखी होती है, पॉइंट्स बना रखे होते हैं। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में एक प्लस पॉइंट होगा और एक क्या होगा, तो वो तारे निकाल रखी है, एक प्लस को जा रहा है, एक प्लस को जा रहा है, और एक बोलो किसको जा रहा है, माइनस को। और ये जो पूरा डब्बा है ना, पूरा डब्बा बाहर से जो बंद होता है, अंदर का सिस्टम है ये। बाहर से पूरा डब्बा आपको दिखेगा, एक प्लस का पॉइंट और एक बोलो क्या है, अंदर का सिस्टम समझा रहा हूँ क्या है। तो अंदर का सिस्टम कुछ ऐसा है कि उस आयरन कोर के ऊपर मैंने क्या लपेटी हुई है, तार लपेटी हुई है। इस तार का एक प्लस पॉइंट चला गया बाहर और एक माइनस पॉइंट चला गया दूसरी तरफ को ना, तो एक प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये जो है ना, ये ऐसा आयरन कोर है जो फ्री टू मूव है। अब ऐसे मूव क्यों है, क्योंकि नीचे ना हमने यहाँ पर ना एक स्प्रिंग लगा रखी है। क्या लगा रखी है बोलो, अगर ये कभी घूमेगा भी ना ऐसे करके, तो स्प्रिंग उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ जाएगी। लेकिन ये घूमने का कॉन्सेप्ट क्या है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बच्चों हम मैग्नेट लगाते हैं, और ये मैग्नेट हमारी ऐसी मैग्नेट्स होती है जो कि सीधी नहीं होती है। ये मैग्नेट ऐसी कर्व्ड होती है, इस तरीके से कर्व्ड, मतलब कि मान लो आप पकड़ना, सॉरी इसको इतनी हाइट पे पकड़ लोगे ऐसे ऐसे, हाँ बहुत अच्छे अच्छे, तो इस तरीके से पकड़ लिया, तक तो नहीं जाओगे। तो हमने क्या करा, बेसिकली ऐसे नहीं रखा मैग्नेट्स को, ऐसे मैग्नेट्स को रखा है इस तरीके से। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मैग्नेट्स को मैंने कर्व्ड रखा है। कर्व्ड क्यों रखा है ये बात मैं थोड़ी देर में फिर दोबारा करूंगा, लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दी है। सो अंदर गैल्वेनोमीटर के क्या होती है, मैग्नेट होती है। क्या होती है बोलो, और अगर अंदर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। निखिल मैग्नेट है तो बोलो क्या है, ये कॉइल है। अभी कॉइल में मान लो कोई करंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में भी कोई करंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, एक चीज और करता हूं बच्चों, मैं एक पेन दिखाओ, कोई दिखाओ, ढक्कन देने यार। ओए थोड़ी सी बोतल दूसरी होती ना, इसमें गैप है एक्चुअली इसके तली में। ग्लास मजा नहीं आएगा, ग्लास सिलेंड्रिकल में, उसमें भी नहीं आएगा, उसमें तो फिसल जाएगा, उसमें तो बहुत छोटी सी। चलो कोई नहीं, ये ऐसे है, देखो भाई अब आप समझना बच्चों, ये कुछ ऐसा है, ये एक पॉइंटर लगा होता है ऊपर,
ये पॉइंटर लगा दो, गैलोमीटर अभी समझ में आ जाएगा आपको 5 मिनट के अंदर। ये ऐसे करके पॉइंटर लगा हुआ देख लो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पॉइंटर है। और मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ बच्चों, गैलोनोमीटर की सुई ना हमेशा बीच में होती है। मतलब गैलोनोमीटर को अगर आपने कभी देखा हो ना, तुमने कभी देखा हो ना, तो वो ऐसा एक डब्बा होता है, इस तरीके का बना होता है, यहां पर एक पॉइंट होता है और यहां पर एक पॉइंट होता है प्लस का और माइनस का, और यहां पर ऐसे करके एक मीटर लगा होता है इस तरीके से। यहां 0 होता है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। एक्चुअली ये ना दोनों तरफ रिफ्लेक्शन दे सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की डायरेक्शन किसी एक तरफ से आ रही है, मान लो सर्किट के अंदर इस तरीके लगा हुआ है, यहां से आ रही तो मान लो उस तरफ चला जाएगा सुई, और अगर यहां से आ रही तो इस तरफ चली जाएगी। लेकिन सुई हमेशा बोलो कहां होती है, बिल्कुल मिडवे होती है। समझे नहीं मेरी बात को? अगर करंट आया क्लॉकवाइज तो मान लो इस तरफ टर्न हो जाएगी, करंट आया बोलो एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरफ टर्न हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर इवन करंट की डायरेक्शन को भी रीड करता है। तो सुई बिल्कुल कहां पर है बोलो, बीच में। कहां पर बोलो? अब आप समझो बच्चों, दोबारा से मैं प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं। अंदर एक आयरन कोर लगी हुई है, आयरन कोर के ऊपर मैंने क्या लपेटा हुआ है, एक वायर को लपेटा हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में, और यहां पर बोलो मैंने क्या लगा रखी है, बोलो मैग्नेट्स लगा रखी है। क्लियर होता है? नीचे मैंने इसके साथ बोलो क्या लगा रखी है, स्प्रिंग लगा रखी है, और ये एक पॉइंटर है। ये बोलो क्या है, एंड पॉइंटर इज जस्ट प्लेस लाइक कि मान लो कि मैं यहीं पर एक पॉइंटर इस तरीके से लगा दूं, ये पॉइंटर मैं ऐसे लगा दूं, ये पॉइंटर मैं इस तरीके से लगा दूं, और यहां पर बच्चों में ऐसे करके एक स्केल लगा दूं। लग सकता है बोलो? 0 इस तरीके से यहां पर बोलो, ऐसे करके यहां पर बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ जरा। ये कुछ ऐसा सिस्टम है। पहले सिस्टम समझ में आ गया? दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। मैं सिलेंडर यहां बना के नहीं दिखा सकता आप लोगों को, बिकॉज सिलेंडर ऐसे मैं 3D में नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कॉइल लपेटी हुई है, वो आपको समझ में आ रहा है। उसके ऊपर एक पॉइंटर कैसे लगा होगा वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से पॉइंटर लगा होगा, और यहां 0 होगा और दोनों तरफ रीडिंग्स मिलेंगे बच्चों। अब आते हैं असली खेल पे। आप मुझे बताओ, जब तक करंट नहीं आ रहा, वंशिका इधर, जब तक इसमें करंट नहीं आ रहा तब तक मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है। मैंने बोला कि जब तक इसमें करंट नहीं आ रहा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड अकेले इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है? मैग्नेटिक फील्ड तो करंट का भी होना जरूरी है। तो जब तक गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगा, आपके सर्किट में करंट नहीं फ्लो हुआ, गैल्वेनोमीटर में भी करंट नहीं जाएगा, तो ये पॉइंटर बिल्कुल 0 पे रहेगा। कहां रहेगा बोलो? 0 पे। लेकिन जैसे ही आपने अपने सर्किट में करंट चालू किया, करंट को बोलो क्या करा, चालू करा, तो क्या होगा जरा बताओगे? जैसे ही करंट आएगा, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ये करंट ऊपर जाएगा, यहां से करंट ऊपर जाएगा, और ये घूम के बोलो कहां आएगा, पॉजिटिव से जाएगा। सिंपल, पॉजिटिव से गया। सर कैसे? अरे भैया ये मेरे पास मेरा सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मैंने कहीं पे भी गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दिया, तो मान लो एक साइड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड से करंट आया और नेगेटिव साइड पे चला गया। कुछ नहीं करना, आपको पता है इस गैल्वेनोमीटर में, ये डब्बा बंद कर दूंगा अभी मैं, डब्बा बंद कर दूंगा, बोल दूंगा यही डब्बा गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें तुमने यहां से करंट भेजा और वो करंट वहां से निकल के साइकिल से दूसरी तरफ चला जाएगा, डिवाइस को दोनों तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा, बीच में आएगा नहीं तो यहां से करंट आएगा, वहां से निकल जाएगा। अब मेरी बात समझो बच्चों, क्लास जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा, क्या होने वाला है, अभी बढ़ा है बच्चों, जैसे ही करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है, फोर्स लगेगा। कैसे? इस पे अंदर, उस पे ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो पॉइंटर, ये घूमेगा तो, अरे ये घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा। स्प्रिंग रोकती नहीं है, स्प्रिंग रीस्टोर करती है अपने अंदर फोर्स, ताकि दोबारा उसको अपनी पोजीशन मिले। तो जैसे ही इसमें करंट आएगा, बोलो ये ऐसे टर्न करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं आ रहा समझ में? ये आपने भी पढ़ा था, घूमेगा क्यों, ये अंदर जाएगा और ये बाहर जाएगा, और ये घूमा तो सिलेंडर घूमा, और सिलेंडर घूमा तो पॉइंटर घूमा, पॉइंटर 0 से किसी 2 या 3 एम्पीयर पे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ज्यादा करंट आया तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, और ज्यादा टॉर्क लगेगा तो ज्यादा घूमेगा, तो करंट की रीडिंग भी आएगी, ज्यादा आएगी। समझ नहीं आया? यही है गैल्वेनोमीटर, बस कुछ नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो यही बात है। नहीं आया ना समझ में? लेकिन अच्छा एक मजे की बात और दिखाता हूं। अगर मान लो बच्चों करंट ऊपर से यहां से यूं ना गया होता, सोचो करंट यूं आया होता, यहां से आया होता और नीचे आया होता, तो अगर इसमें करंट नीचे होता तो ये फोर्स अंदर की जगह कहां होता, बाहर, और ये वाला कहां होता, अंदर। तो ये जो कॉइल हमारी ऐसी घूमी, वो ऐसे घूमती कि नहीं घूमती? यही ट्विस्ट है कि आपका गैल्वेनोमीटर दोनों तरीके से काम कैसे करता है। बच्चों अगर करंट इस तरफ से आके उस तरफ से जा रहा है, तो यहां से ऊपर और वहां से नीचे, तो ये ऐसे घुमा, उस तरफ को डिफ्लेक्शन दिखा दिया, नहीं आया समझ में? लेकिन अगर करंट वहां से आया और यहां गया, तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरफ को घूमेगा, तो पॉइंटर इस तरफ की डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, जो अंदर लग रहा था वो बाहर लगेगा, जो बाहर लग रहा था वो अंदर लगेगा। तो कॉइल इस बार अलग डायरेक्शन में घूमेगी, एक बार इधर घूमी है तो एक बार इधर घूमेगी, और ये घूमेगी। अब कहीं से करंट आया तो घूमी, फोकस करो, करंट आया तो घूमी। मान लो करंट इधर से आया और ये घूम के ऐसे 4 एम्पीयर पे जाके बैठ गई। जब तक करंट रहेगा, टॉर्क इसके ऊपर लगता रहेगा, ऐसे बैठ रहेगी। जैसे ही करंट बंद होगा, टॉर्क लगना क्या हो जाएगा, बंद। जैसे टॉर्क लगना बंद होगा, इसको वापस आना चाहिए। स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गया था इसके घूमने की वजह से, स्प्रिंग तो ऐसे ट्विस्ट हो गई थी ना, तो ट्विस्ट हुई, स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। जैसे ही वापस आएगी, कहां आ जाएगी, वापस 0 पे आ जाएगी। कहां आ जाएगी बोलो? दैट इज गैल्वेनोमीटर।
लेकिन समझ नहीं आया सर, नहीं आया समझ में। ये गैलोरीमीटर के अंदर के डब्बे का सीन बताया, अंदर क्या मामला है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सारा खेल इस बात पे कि पिछला कितना आता है। मैंने उस दिन जब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ था ना, मैंने कहा था चैप्टर खत्म हो जाएगा इस बात को लेके, और वही चल रहा है। अभी भी वही चीज चल रही है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसी के जरिए हमने पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में देखा, उसी के जरिए आज हमने टॉर्क सीखा कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और यही हमारा इसका प्रिंसिपल है। देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो जब भी इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर करंट आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, घूमेगा, घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा तो रीडिंग लेंगे बच्चों। और ज्यादा करंट मतलब ज्यादा घूमेगा, ज्यादा घूमने का मतलब रीडिंग भी ज्यादा आएगी बच्चों। यही है हमारा गैलोरीमीटर। नहीं आया समझ? पक्का सबको क्लियर है वाली बात, या मुश्किल लगा? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, व्हाई वी चूज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। सो गाइज आप लोग मुझे एक बात है, टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बोलो कैसी है, परपेंडिकुलर। यही बात है, ऐसा ही है ना आशुतोष? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं शुरू में चलो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लेता हूं, मान लो मेरी मैग्नेट ऐसी नॉर्थ पोल, अब पकड़ने के बाद इसको ऐसे पकड़ना बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं मैग्नेट ऐसे लेता हूं, जल्दी समझना, ऐसे लेता हूं मैग्नेट को, ऐसे लेता हूं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। एरिया वेक्टर बताओ किस तरफ है? सब बच्चे एरिया वेक्टर, तो ये कॉइल है, तो एरिया वेक्टर कहां है? बाहर की तरफ है। अरे यार रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ये कॉइल घूम गई ऐसे करके, तो तब तो 90 नहीं बनेगा ना, क्योंकि एरिया वेक्टर हो जाएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऐसे, एंगल तो बदल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं जानबूझकर ना फील्ड लेता हूं रेडियल। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है जरा ढंग से समझना। ऐसी फील्ड लेता हूं, ऐसी फील्ड, इस तरह की मैग्नेट लेता हूं, मतलब ये मेरा नॉर्थ पोल है, मेरा हाथ जो बोल गया है नॉर्थ पोल, और ये बोल गया है साउथ पोल। इसकी फील्ड बच्चों कैसी आती है, मैं आपको एक बार बोर्ड पे दिखाता हूं, बोर्ड पे दिखाता हूं, बोर्ड पे देखना भाई, बात खत्म नहीं हुई है अभी, आपको मैं दिखाता हूं। आप इसका टॉप व्यू लीजिए, इसका ना टॉप व्यू लीजिए। टॉप व्यू मतलब मान लो मैं इसको ऊपर से देखता हूं बच्चों, मैं इसको ऊपर से देखता हूं, तो मेरे को मैग्नेट ऐसी दिखेगी, यहां से ऐसी दिखेगी, और बीच में गोल दिखेगा। बीच में क्या दिखेगा बोलो? सिलेंडर का ऊपर का गोल सरफेस। तो मुझे सिलेंडर के ऊपर का गोल सरफेस ही नजर आ रहा है। ए, सिलेंडर के ऊपर का एक गोल सरफेस नजर आ रहा है। यहां बच्चों मेरे को क्या नजर आ रही होगी? इस तरह की ऊपर से नजर आ रही होगी सतह नॉर्थ पोल की, और इधर से बोलो क्या आ रही होगी बच्चों? आप मुझे बताओ ना, टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे गोल, फिर ऐसे, यही तो नजर आएगा। मैं ऊपर से देखूंगा तो आप देख लो साइड से ऐसे करके, ऐसे ऐसे, बोलो ये नजर आएगा नहीं आएगा? इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं बच्चों। क्या तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहां जाती है? साउथ जाती है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकली होंगी और ऐसे करके अंदर से गई होंगी, ऐसे करके साउथ में चली गई होंगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है, ऐसे आती है, समझना मेरी बात को बच्चों, क्योंकि सरफेस ही ऐसा है उसका, और ऐसे आती है, और ये ऐसे 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 जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऐसे आ रही होंगी। ऐसे तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे जाती है? अरे बच्चों ऐसे नहीं आ सकती। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सोचो ना, ऐसे 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 आगे, तो वो कट कर रही है, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट है। तो मेरी बात समझो, लेकिन आप कहीं से ये ऐसा क्यों करा? पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स। ये मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होती है? ऐसा लगता है जैसे कि किसी एक सेंटर की तरफ, रेडियस की तरफ अप्रोच कर रही है। दीज आर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स। इनका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को भी ढंग से समझना पड़ेगा बच्चों। फील्ड कैसी है? अच्छा एक बात बताओ, एक सीधी प्लेट लेता हूं नॉर्थ की, एक सीधी लेता हूं साउथ की, सीधी सीधी फील्ड जाएंगी। बट मैं कर्व लेता हूं तो कैसे आएंगी बोलो? ऐसे, फिर यहां से ऐसे आएंगी। नहीं समझ में आ रहा? कर्व कैसी? फायदा क्या हुआ सर? फायदा क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट बच्चों ये हुआ जो मैं अब आपको दिखाऊंगा, ढंग से देखना। कोई बता सकता है? बहुत अच्छे। अगर मेरी जो कॉइल इसके ऊपर लिपटी हुई है, ये जो ऊपर की कॉइल लिपटी हुई है, हर वक्त कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। कैसे? अभी कॉइल ऐसे, सब बच्चों समझना भाई, अभी कॉइल ऐसे है। अगर अभी ये कॉइल ऐसे है और मेरी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मेरी मैग्नेट ऐसे, तो मेरी मैग्नेट से एक फील्ड निकल रही है सीधी, जो सीधी निकल रही है वो उसके एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना रही है। सपोज दैट कि कॉइल ऐसे रोटेट भी होगी, कॉइल ऐसे रोटेट होगी, इस तरीके से घूम गया है, टॉर्क लग गया थोड़ा सा, है ना, या मान लो इस तरफ को घूम गया। अगर इस तरफ को भी घूम गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे में एरिया वेक्टर उधर आ जाएगा, एरिया वेक्टर उधर आ जाएगा। सोचो ना, अरे यार जिस तरफ कॉइल होती है उसके परपेंडिकुलर बोलो क्या होता है? एरिया। एरिया वेक्टर उधर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है मेरी मैग्नेट के अंदर ऐसी वाली फील्ड भी है, ऐसी फील्ड भी है, और ये एरिया वेक्टर उधर है। बोलो अभी भी 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? समझ नहीं आया? कहीं भी घुमा लो इसको, ऐसे घुमा लो, ऐसे एरिया वेक्टर बन रहा है,
तो ऐसे वाली जो फील्ड आएगी, ऐसे वाली जो फील्ड आएगी वो उसका बोलो कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। इस बात को समझो कि मैं कहीं पर भी ना अपनी कॉइल की, जैसे कि मान लो ये मेरी ये मैं ऐसे करके कॉइल को कहीं पर रख देता हूं, ये मेरी वायर है जो ऊपर से जा रही है, ये है ऐसी वायर। ये क्या बना दिया मैंने, अरे ये जो ऊपर की जो वायर है वो दिखा दी मैंने। अब बताओ जरा, क्या ऐसे में या किसी भी पोजीशन पे इसके साथ कोई ना कोई फील्ड परपेंडिकुलर होगी? सर ऐसी होगी तो ये वाली फील्ड क्या होगी बोलो, परपेंडिकुलर। बाहर से उसके ऊपर कैसी जा रही होंगी बोलो, परपेंडिकुलर। अगर ये बीच में आ जाएगी तो ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर। अरे नहीं आ रहा समझ में। अगर ये कॉइल ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, तो कॉइल के ऐसे होने पर भी ये वाली फील्ड परपेंडिकुलर होगी। ये कैसे? अरे कॉइल ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा ना। नहीं आ रहा समझ में? मींस मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, कौन सी फील्ड लेता हूं बोलो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई ना कोई फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं जो उसके साथ हमेशा बोलो क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर। उससे फायदा क्या होता है कि टॉर्क लगना कभी भी कम नहीं होगा, बिकॉज टॉर्क मैक्सिमम तब लगता है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। तो बकायदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी टेक अ रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एमसीजी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को चूज किया गया? So that we have a maximum torque at every position of the galvanometer, every position of the cylindrical core ना। एक कॉइल की हर पोजीशन पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता रहे, इसलिए हम उसके पास कैसी फील्ड लेते हैं बोलो, रेडियल टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पल्ले नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट है पेचीदा है थोड़ा, तो मतलब अगर सारी बात समझ में आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बात को ढंग से सुन लिया जाए फिर आपको कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम दे रही है और वो इस डायग्राम पे क्या कर रही है, यहाँ पर एक पॉइंटर भी लगा दे रही है। यहाँ पर पॉइंटर भी लगाया ना उसने, लगा दिया ना कहीं पॉइंटर, ऐसे करके और ऐसे करके स्केल लगा दिया इस तरीके से। यही तो है, जब ये घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? मुश्किल लगा है, आसान है। फाइनल रिकैप दे रहा हूं, बोर्ड पे ढंग से सुन लेंगे। फाइनल टच दे रहा हूं इसका। मैंने आपको ये बोला कि भैया आपके पास जो एमसीजी के अंदर का मामला है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपके पास एक आयरन कोर होती है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर। जैसे सिलेंडर है, लोहे का सिलेंडर ऐसे करके है ना, और इसके ऊपर हम क्या लपेट देते हैं बोलो, तार को लपेट देते हैं इस तरीके से, वायर लपेट देते हैं इस तरीके से। वायर तो रेक्टेंगुलर लिपटेगी ऐसे है ना, और एक पॉइंट यहाँ छोड़ते हैं और एक पॉइंट वहां छोड़ते हैं, और यहाँ लगाते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स भी कैसे लगाते हैं बोलो, कर्व। मेरे डायग्राम में देखो कैसी फील्ड है बोलो, कैसी मैग्नेटिक, कैसे मैग्नेट लगाएंगे, कर्व लगाएंगे, मतलब ऐसे लगाइए, ऐसे और ऐसे। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा समझ में? अब सीन क्या है कि जब तक इसमें करंट नहीं है, जब तक इसमें करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड तो बनती रहती है अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी उसकी वजह से घूमेगी नहीं ना, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तभी घूमेगी। तो जैसे ही मैं इस गैल्वेनोमीटर को तारे जोड़ता हूं कि लो भाई इस सर्किट में करंट है, एक जोड़ा प्लस से और एक जोड़ा, तो ये करंट इसमें से घूमता। अब सर्किट के बीच में तुमने ये लगा दिया, बीच में लगा दिया तो करंट अब इसके थ्रू होता हो जाएगा। जैसे ही इस वायर में करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर, जैसे ही वायर में मैग्नेटिक करंट आएगा, तो अभी तो टॉपिक सिखाया है बच्चों कि ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये वाला बाहर, और जब ये जाएगा तो सिलेंडर घूमेगा, और जब सिलेंडर घूमेगा तो बेसिकली क्या घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा। क्या घूमेगा बोलो? तो वो बता देगा कि बेसिकली करंट आया है और इतने मैग्नीट्यूड वाला करंट आया है, क्योंकि अगर ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा घूमेगा और कम करंट आएगा तो कम। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आए तो अपोजिट में घूमेगा, इधर से आए तो वो इधर घूमेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। और स्प्रिंग हमारी क्या मदद कर रही है, स्प्रिंग अपने अंदर रिस्टोर करती है और उसको वापस लेके आती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जब करंट चला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Why does we take a radial type of magnetic field? So that the area vector can make a 90-degree angle with the magnetic field always, so that the maximum torque can be produced always. नहीं आया ना समझ? पक्का सोच लो। दिक्कत लगी तो बोलो, और आगे समझ में तो बताओ। बॉयज तुम लोग ज्यादा मस्ती में लगे हुए हो हैं, कुछ भी पूछ लो। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? ये इसका एक्चुअल सीन है, और ये बेसिकली आपका वो रेडियल वाला दिखाएगा हिसाब किताब, लेकिन बढ़िया नहीं है, मजा नहीं आया। अरे नहीं, ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ये दिख रहा है? अरे ये देखो, ये रही हमारी ऊपर की टॉप व्यू, तो इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई बोलो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, है ना। अगर सीधी होती तो नहीं बनती, बट ऐसी है तो बन जाएगी।
और बताओ ऐसे में कौन सी बनेगी, यही वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉइल तो ऐसी है तो एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा। अरे यार कॉइल ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। बोला है कि नहीं? कहीं भी चला जाए कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इसका बोलो क्या बनाएगी, 90 डिग्री। नहीं है बस में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, दिख रहा है आपको? ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल की वैल्यू ऐसी ले रही है, सिलेंड्रिकल होती है, देखो ये होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल आयरन कोर पे क्या होती है, बाउंडिंग लिपटी होती है, नीचे स्प्रिंग होती है, अटैच कर रखा होता है, स्प्रिंग घूमेगी जब वो पॉइंटर घूमेगा तो। बहुत बकवास बकवास डायग्राम दिए हुए। ये देखो, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया है, अच्छा है। नहीं कुछ नहीं, अच्छे भी डाले होते हैं यार। ये देखो, हाँ क्यों? तो भैया वापस ही तो लाना है, वापस नहीं लाना उसको करंट जाने के बाद। फिर तो एक बार घूमेगा, खत्म कहानी, अगली बार वो वापस नहीं आएगी। हमें वापस भी तो लाना है उसको करंट जाने के बाद। तो हमने उसी हिसाब से ले लिया ना कि वो रोक भी रहा है तो उसका फोर्स हमने नेचुरल कैंसिल करके अंदाजा लगा लिया कि कितने मैग्नेट वाला करंट है। नहीं लेकिन इसमें किस तरफ पॉजिटिव जोड़ा किस तरफ नेगेटिव जोड़ा वो इंपॉर्टेंट है ना। सीरीज में लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर तो सीरीज में लगेगा आपका, उसके अंदर का हिसाब किताब कुछ और होता है। सीरीज में लगती है करंट, करंट मेजरिंग चीजें सारी सीरीज में लगेंगी। हाँ मैं ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा सीरीज पैरेलल वाला, ये एक बार वो शुरू होने दो। ये देखो, ये बड़ा प्यारा डायग्राम है, ये बड़ा प्यारा डायग्राम है, दिख रहा है आप लोगों को? अब दिखा कुछ नहीं दिखा? ये है एक्चुअल डायग्राम। सिलेंडर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अब समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होगा और इस सिलेंडर के ऊपर तार लिपटी होगी। इसमें भी एक छोटी सी कमी क्या है, इसमें तार नहीं लिपटी इन्होंने, व्हाटएवर जो भी है। तो ऐसे करके समझ रहे बात को, तार भी लिपटी होगी इस तरीके से और फिर वो ऐसे करके आ रही होगी बाहर और बाहर। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आया ना समझ में? ठीक है ना। सो ये कुछ सीन है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मैं इसको कुछ क्लियर हुआ? अब वर्किंग लिखवाऊं, उसकी वर्किंग करवाऊं भी या अरे एक्चुअली में वर्किंग में इसके फॉर्मूले वगैरह बनाने हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा इसमें अब दिक्कत हो। एक आध क्वेश्चन करा दूं कोई, टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ। एक काम करते हैं और इसको यहाँ रोकते हैं। मैं प्रोसेस इसका जो डेरिवेशन जो पार्ट है ना वो नहीं कराना चाह रहा अभी, कि कितना करंट रीड करेगा, कब कितना होगा, वो सब बातें अलग है। लेकिन क्लास एक चीज, मुझे बस एक चीज अभी चाहिए, आप लोग मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम्हें ये समझ में आया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और क्यों लगेगा क्या वो समझ में आया? क्योंकि सर एक कॉइल अंदर की तरफ जाएगी तो एक कॉइल बाहर, और उससे वो घूमेगी, घूमना ही बोलो क्या है, टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा? ओए रुक जाओ भाई, कितना टॉर्क लगेगा? NIAB साइन थीटा। थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेकंड चीज मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंटली, वो क्या है? इसी के ऊपर बना हुआ क्या बोलो, MCG। मैं आपको कहता हूं जिसको वो समझ में आया था ना उसको MCG समझने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इसमें करंट आएगा, घूमेगी घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा करंट हिट हो जाएगा, बस खत्म कहानी। क्लियर हुआ? सो मैं डेरिवेशन पार्ट नहीं करा रहा हूं उसका आज। सो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने हैं। करो
61 न्यूमेरिकल पार्ट करने हैं। 61 61 क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी करो भाई। ओ कॉपी 61 क्वेश्चन करो भाई क्लास। सभी बच्चे 61 क्वेश्चन करेंगे। डन भाई। एक बात समझो, मैंने ना, ओए बच्चों पीछे, मैंने ना इस तरह की बात तुम्हें पहले ही बताई थी कि जब प्लेन के साथ एंगल बोले तो अलग चीज होती है। उसने बोला कि प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ फलाना डिग्री एंगल बना रहा है, तो शायद एरिया वेक्टर कुछ और बना रहा होगा। जैसे मुझे बताओ क्लास, एक सेकेंड भाई, बोर्ड पे प्लीज, भाई बिल्कुल चुप हो जाना। प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो प्लेन बना रहा है 0 डिग्री, बट एरिया वेक्टर कितना बना रहा है 90 डिग्री। प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वहां से आ रही मैग्नेटिक फील्ड, वहां से आ रही मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन इज परपेंडिकुलर, प्लेन इज, बट एरिया वेक्टर 0 डिग्री। उधर मान लो इधर मान लो 0 डिग्री। नहीं समझे ना? प्लेन क्या होता है? जो प्लेन है उसका, तो भाई नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ, अगर प्लेन बना रहा है 60 डिग्री, प्लेन कितना बना रहा है बोलो, तो एरिया वेक्टर कितना बना रहा होगा? बहुत अच्छे। कुछ बच्चे जानते हैं, मैंने पहले भी आपको ये चीज करवाई है, टेस्ट में भी दी थी लोग। बस ये लास्ट है, छुट्टी करेंगे, फिर जाके इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देखो। ओए तू तो पिटेगा। ओए बस ठीक है, लेकिन बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, बस ज्यादा। चलो यार देखो, अब बात ऐसी है बच्चों, क्लास जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, उसको करना है कैसे वो सुनो। उसने बोला कि एक स्क्वायर शेप्ड प्लेन है जिसका एरिया इतना है। बच्चों एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट यू शुड नो अबाउट कि भैया मुझे यूनिट सारी ऐसा ही लेनी होती है। आशीष इधर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर करना है, बाद में करूंगा, चलो कोई नहीं। 200 टर्न्स हैं, एन 200 है। स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। कोई नहीं, पहले बोल रहा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब पहले परपेंडिकुलर है, लेकिन बाद में क्वेश्चन कुछ हो रही है उसका। कैलकुलेट द टॉर्क, ओए कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बच्चों बहुत बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुने।
मुझे एक बात बताओ, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, अगर प्लेन, रुक नहीं रहे देखो, अगर ये प्लेन जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देखो प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड के बोलो क्या है, ऐसे रखा हुआ प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो गया ना, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा होता है, 0। अगर प्लेन ऐसा है, प्लेन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो आपको पता है ना, बोलो कितना डिग्री एंगल है प्लेन और उसके 0, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ बोलो कितना है, 90। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में। और मैं अगर ये बोलूं कि ये मेरे पास फील्ड है, समझ ना, ये मेरे पास फील्ड है और मेरा प्लेन, या आ जाएगा समझ, आप चिंता मत करो, बस ध्यान सुने, ये जो मेरा प्लेन है ना, प्लेन मान लो ऐसे है, और ये प्लेन जो है ना उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरफ मान लो आप 60 डिग्री से उधर मान लो, उधर मानोगे तो भी हो जाएगा, ये तो बोला है प्लेन एक्चुअली मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ अगर मेरा प्लेन ऐसे है, ओए मेरा प्लेन ऐसे है, तो मेरा एरिया वेक्टर कहां होगा, प्लेन हमेशा, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो प्लेन के क्या होता है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री, कितना आएगा, ये समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को यार। आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूं, एक सिंपल ट्रिक है, 90 डिग्री दोनों का मिला के सम होना चाहिए। प्लेन के साथ अगर 0 है, फोकस करो, ए सचिन, प्लेन के साथ 0 है तो एरिया वेक्टर 90 है, प्लेन के साथ 90 है तो एरिया वेक्टर 0 है, अब प्लेन के साथ 60 है तो एरिया वेक्टर 30 होगा, मतलब दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना चाहिए, पहले की पढ़ाई हुई चीज है, तुम्हें बच्चे का नहीं है बस। ये मेरे पास प्लेन है, समझो मेरी बात को, ए इधर मेरी शीट ऐसे है, मान लो कॉइल ऐसे, अगर कॉइल 60 डिग्री बना रही है तो एरिया वेक्टर तो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है ना, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा उसके साथ, क्योंकि एरिया वेक्टर 90 डिग्री बनाएगा बिल्कुल कॉइल के साथ, और ये बना रहे थे 60, तो ये कितना बचेगा बोलो, 30 ही तो बचेगा, 30 डिग्री आएगा भाई। तो प्लेन जितना बताया उतना नहीं लेना एंगल, एंगल हमेशा उससे अलग लेना है, मतलब 90 डिग्री में से माइनस करके ले लो चाहे, तो टाउ आएगा बच्चों NIAB साइन थीटा, एन बोलो कितना 200, करंट 5, एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, को सेंटीमीटर को लिखोगे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आपको ये भी नहीं पता मैं कैसे करते हैं, पढ़ लो बेटा, उन्हें फेल हो जाओगे। 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 2, बी है 0.2 और थीटा है साइन 30। बच्चों मैंने 60 नहीं लिया, मैंने कितना लिया बोलो, 30। आना चाहिए भाई, पहले नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, अगर ये आपको नहीं आता, मैंने पहले बहुत तसल्ली सिखाई थी चीजें। सो कर लो, कितना आ रहा है, एक आ रहा है, 1 न्यूटन मीटर। बताओ क्या डिफिकल्टी आई है, मुश्किल है क्वेश्चन, रितिका नहीं आया समझ में। ये प्लेन वाली बात सबको क्लियर हो रही है, प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर कितना बना रहा होता है, 0 बना रहा होता है यार। प्लेन का 90 डिग्री एंगल है तो एरिया वेक्टर का 0 है, प्लेन जब 0 बना रहा है मैग्नेटिक बिल्कुल पैरेलल है तो एरिया वेक्टर 90 बना रहा है, तो ऐसे ही जब प्लेन 60 बनाएगा तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, 30। तो मैं सीधा बता दूं बच्चों, दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए। कार्तिक ध्यान दे ले, नहीं दिक्कत आएगी। तो भाई मुझे तुम एक बात बताओ, चलो क्वेश्चन तो देखा जाएगा, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें एमसीजी समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ अगली क्लास में। एमसीजी सब बच्चे पहले बोल रहा हूँ भाई, बिना पढ़े मत आना नेक्स्ट क्लास के अंदर, पढ़ के आना, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारे अगली, और हो सकता है मैं अगली क्लास में चैप्टर खत्म करा दूं, पॉसिबिलिटी है इसकी। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, जाओ। सॉलिनॉइड